हेलो फोक्स। तो ये वीडियो में बात करेंगे हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर क्यूएसआर कंपनी जो है उनका डिस्कशन करेंगे। अब क्यूएसआर कंपनी जो होती है वो होती उन्हें हम बोलते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। अब क्यूएसआर कंपनीज़ के अंदर कौन सी कंपनीज आती है? क्यूएसआर कंपनीज़ के अंदर आप बेसिकली देखोगे तो आपकी जुबिलियंट फूडवर्क्स जो कि डोमिनोज का इंडिया के अंदर मास्टर फ्रेंचाइजी ओन करता है। फिर उसके बाद देवयानी इंटरनेशनल जो कि केएफसी का मास्टर फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया के अंदर ओन करता है। फिर उसके बाद आती है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड जिसके पास पूरे मैकडोनल्ड्स का इंडिया के अंदर मास्टर फ्रेंचाइजी है। और फिर उसके बाद बची हुई दो तीन कंपनीज जो है वो सफ़ायर फूड्स और इसके साथ साथ रेस्टोरेंट ब्रांड्स। हम ये सारी कंपनी का पी टू पी एनालिसिस करेंगे, क्यूएसआर स्पेस में हो क्या रहा है वो समझेंगे, इन कंपनीज के साथ क्या हो रहा है, क्यूएसआर स्पेस में प्रॉब्लम क्या चल रहा है, क्यूएसआर स्पेस अभी इन्वेस्टेबल है नहीं है, हर चीज़ पे बात करेंगे। तो वीडियो पे ट्यून्ड रहना। हर पांचों कंपनी का एनालिसिस एक ही वीडियो के अंदर करेंगे और फिर एक ब्रॉड तरीके से समझेंगे कि भाई ये क्यूएसआर स्पेस के अंदर चल क्या रहा है। हम वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के साथ अगर हम स्टार्ट करें तो बेसिकली अगर आप वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड को देखोगे तो ये जो कंपनी है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट पे चल रही है। अगर एक्सपेंसिव रेट नॉट इन केस ऑफ प्राइस, में पी के केस में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक की वैल्यूएशन देखोगे तो इसका पी ई जी जो रेशियो है, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो, जो कि 9.21 पे जा चुका है और इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा घटिया है, मतलब 2% के आसपास है। अब वेस्ट लाइफ का बेसिकली फंक्शन क्या है, मतलब वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड जो है बेसिकली काम क्या करती है, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी मैकडोनल्ड्स के फ्रेंचाइजी है वो सारी वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड जो है वो ओन करती है। अब इसके साथ साथ इनके साथ साथ ये जो फ्रेंचाइजी है इसमें ये ई ओ टी एफ स्टोर्स भी पूरे इनके पास है, मैककैफेज भी जितने मैकडोनल्ड्स के वो भी इनके पास है, और इसके साथ साथ ये ड्राइव थ्रूज भी बना के रखती है। टोटल अब तक इन्होंने 403 रेस्टोरेंट्स बनाकर रखे हैं, जिसमें से 82 जो है वो ड्राइव थ्रू है, 71 मैककैफेस है और 303 जो है वो ई ओ टी एफ स्टोर है। चलो ये सब तो ठीक है, हम कंपनी के बारे में हमें सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि भैया मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, मैकडोनल्ड्स का मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, रेवेन्यू वाइज ये बहुत ज़्यादा अर्न करते होंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे इनके जो सेल्स है वो कंपाउंड हो रहे होंगे। बट प्रॉब्लम जब आप इनके फाइनेंशियल्स पे देखोगे तो आपको क्यूएसआर स्पेस में जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ प्राइस को देख के किसी भी स्टॉक का अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई ये स्टॉक के अंदर ये सब हो रहा है। फाइनेंशियल्स पे आओगे तो आप देखोगे कि भाई अगर आप Q1 FY24 और Q1 FY25 के नंबर्स कंपेयर करोगे वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के लिए, तो बेसिकली सिर्फ 0.3% से इनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो चुकी है। मतलब 0.3% मतलब ना के बराबर फ्लैट है इनकी ईयर ऑन ईयर सेल्स अगर आप कंपेयर करोगे तो। और फिर उसके बाद अगर आप इनके ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे तो वो भी इंक्रीज हो नहीं रहा है। इसके साथ साथ इनके जो एक्सपेंसेस है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड जो है वो पूरे इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड्स की मास्टर फ्रेंचाइजी ओन करती है। अब वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के पास ये मास्टर फ्रेंचाइजी ओन करने का राइट है, तो इसके लिए उन्हें रॉयल्टी भी पे करना पड़ता है मैकडोनल्ड्स को, तो वो कुछ 4.5% ऑफ द सेल्स, अपना जो सेल्स का जो रॉयल्टी है वो पे कर रहे हैं। तो मतलब बेसिकली अगर वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड जो है 100 रुपीज़ कमा रही है, 100 रुपीज़ अर्न कर रही है, तो उसे मैकडोनल्ड्स को कुछ 4.5 रुपीज़ के आसपास पे करना पड़ता है, तो ये उसे रॉयल्टी फीस भी देनी पड़ती है। ये रॉयल्टी फीस जो होती है ये सिर्फ आपका वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड ही नहीं पे करता है, आपकी जो जुबिलियंट फूड वर्क होती है, इसके साथ साथ सफायर फूड्स होती है, और जितनी भी बड़ी बड़ी क्यूएसआर कंपनीज है जो कि दूसरे का फ्रेंचाइजी लेके रन कर रही है इंडिया के अंदर, उनके नाम पे दूसरे फॉरेन ब्रांड्स या कोई भी दूसरा ब्रांड है उनके नाम पे स्टोर बिल्ड कर रही है, तो उन्हें रॉयल्टी फीस, फ्रेंचाइजी फीस जो है वो देनी ही पड़ती है। तो अगर आप देखोगे तो भाई ये जो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड है इसके सेल्स बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहे, इसके सेल्स जो है वो स्टक हो चुके हैं। अब एक बार आपके जो सेल्स है वो स्टक हो जाते हैं तो ना आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। अब सेल्स स्टक हो गया इसका मतलब क्या है कि आपका जो बिजनेस है वो नए कस्टमर्स नहीं ला पा रहा है, क्योंकि अगर आपके बिजनेस में नए कस्टमर्स आते रहेंगे तो आपकी सेल्स की जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं होगी। बट अभी भी दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक आता है वॉल्यूम ग्रोथ का पार्ट और दूसरा आता है वैल्यू ग्रोथ का पार्ट। वैल्यू ग्रोथ का अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि भाई वैल्यू ग्रोथ जो है इस कंपनी के अंदर कम हो रहा है, और वैल्यू ग्रोथ जो है वो क्यूएसआर कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा कम हो रहा है, और वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली वैल्यू ग्रोथ से ज्यादा हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। अगर आप जुबिलियंट फूडवर्क पे आके देखोगे तो जुबिलियंट फूडवर्क जो है अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन अब अगर आप इसका वैल्यू ग्रोथ देखोगे तो वैल्यू ग्रोथ जो है कंपनी को मिल नहीं रहा है। एक और कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल जिसके वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ के अंदर कुछ 9% 7% का फर्क है, तो वैल्यू और वॉल्यूम के अंदर एक लार्ज गैप देखने मिल रहा है हमें इन कंपनीज के अंदर। इसके साथ साथ इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो भी कॉन्स्टेंट है, और इसके साथ साथ इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी फ्लैट है। इसका ये मतलब है कि भाई इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिल रहा है, और ये सिर्फ आपके वेस्ट लाइफ फूडवर्ल्ड के साथ नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैकडोनल्ड्स में प्रॉब्लम है। अब कंपनी जो है कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इनोवेशन कर रही है। कॉल में मैनेजमेंट बोलता है कि हमें स्टोर एक्सपेंशन करने, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग सिटीज़ में हमें स्टोर एक्सपांड करके नए से नया क्राउड लाना है, जिसकी वजह से हमारे स्टोर के अंदर जो फुटफॉल्स है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, ऑर्डरिंग कैपेसिटी जो है हमारे स्टोर की और इंक्रीज़ हो जाए, लोग और आकर हमारे स्टोर से ऑर्डर करें। ये जो कंपनी है वो चाहती है, और इन्होंने अपना विजन 2027 भी बनाकर रखा है, जिसमें इनका मैक्सिमम फोकस जो है वो मील्स के ऊपर रहेगा। इसके साथ साथ इन्हें ओमनी चैनल स्ट्रैटेजीज पे भी फोकस करना है, और इन्हें जो अपना नेटवर्क है वो बहुत और ज़्यादा पेस पे एक्सपांड करना है। तो चलो ठीक है, इन्होंने विजन 27 बना के रखा है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इनके इसमें कॉस्ट इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि ये सेल्स तो जनरेट कर पा रहे, सेल्स जो है इनके फ्लैट है, वो तो और भी बुरी बात है। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप 300 पी
किसी एक कंपनी को पे करोगे जिसकी सेल्स का ग्रोथ 0%, 1% या 2% है? जेन्युइन आंसर इज नो। ऐसे करते वैल्यूएशन, बट बहुत लोग क्या करते हैं कि वैल्यूएशन को कॉम्प्लेक्स कर देते, DCF के मॉडल बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, बट वैल्यूएशन सबका करने का सबसे ईजी तरीका रिलेटिव वैल्यूएशन ही होता है, जो कि आप बाकी पीएस को देखकर कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम आए तो भाई वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है, QSR स्पेस में भी दिक्कतें चल रही है, और इसके वजह से एक और कंपनी है जो अफेक्ट हो रही है जिसका नाम है बेक्टर फूड्स। अब बेक्टर फूड जो है QSR को ब्रेड्स वगैरह सप्लाई करती है, तो उसके सेल्स के अंदर भी रिडक्शन देखने मिल रहा है, और एज QSR स्पेस जो है वो टेंशन में है, तो इसकी वजह से बेक्टर फूड्स का जो ब्रेड वाला पोर्शन है QSR को जो वो सप्लाई करता है, उस पर भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस देखने मिल रहा है। तो ऐसे हम अगर वैल्यू चेन को ट्रैक करते रहे, सप्लाई चेन को ट्रैक करते रहे, अलग अलग कंपनीज़ को ट्रैक करेंगे, तो हमें बेसिकली आराम से समझ जाएगा कि कौन सी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है, कौन सी कंपनी के अंदर नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेसिक रीज़न समझ जाता है आपको कि भाई ये कंपनी का स्टॉक चलेगा, ये कंपनी का स्टॉक नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह, आपको सब कुछ चीज़ें जो है ये समझ आ जाती है। बट एक प्रॉब्लम जो है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि भाई ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सेल्स जो ये एक स्टोर से कर रहे हैं वो रिड्यूस होते जा रहा है, मतलब 8% ईयर ऑन ईयर से रिड्यूस हुआ है। इसके साथ साथ रेवेन्यू जो है वो फ्लैट है, और SSG जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है अब QSR चेंज जो है उसके लिए, ये KPI है। KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो ये जो इंडिकेटर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप QSR ट्रैक करते हो। तो इसका जो सेम सेल्स पर स्टोर का जो ग्रोथ है वो जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है 6.7% से। जो SSG होता है वो भी रिड्यूस हो चुका है, पैट मार्जिन रिड्यूस हो रहा है, इसके साथ साथ आपके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी रिड्यूस हो रहे हैं। क्या ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ वेस्टलाइफ के साथ है? अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ वेस्टलाइफ के साथ हो रहा है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेस्टलाइफ जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक कंपनी है। बट ये जो प्रॉब्लम है ये आपके दूसरे कंपनीज़ के साथ भी हो रही है, जैसे कि आपकी देवयानी इंटरनेशनल। अब देवयानी इंटरनेशनल जो है KFC की मास्टर फ्रेंचाइजी ओन करती है, पिज़्ज़ा हट की मास्टर फ्रेंचाइजी ओन करती है। इसके साथ साथ इनके पास 2 और ब्रांड्स है, जो कि एक कोस्टा कॉफ़ी और दूसरा है वांगो। अब वांगो जो है साउथ इंडियन डिशेज़ के लिए एक ब्रांड है। इसके साथ साथ जो कोस्टा कॉफ़ी है वो स्टारबक्स को कॉम्पिटिशन देता है, वो भी एक कॉफ़ी के अंदर ही ब्रांड है। तो अगर आप सीधा आके देवयानी इंटरनेशनल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो भाई इन्होंने जो है अपने नंबर ऑफ़ स्टोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि अभी इन्होंने KFC का जो थाईलैंड वाला स्टोर है, थाईलैंड वाले जितने भी KFC के स्टोर है, कुछ 283 स्टोर्स देवयानी इंटरनेशनल ने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है। इसलिए आपको इनके सेल्स के नंबर में एक्चुअली ग्रोथ देखने मिल रहा है, मतलब 44-50% का जो सेल्स ग्रोथ है वो देखने मिल रहा है। लेकिन आप ये सेल्स ग्रोथ तो देख रहे हो, लेकिन पहले ये समझ लो कि भाई ये जो सेल्स ग्रोथ आपको दिख रहा है ये इनऑर्गेनिक है, क्योंकि अभी इन्होंने थाईलैंड के जो भी स्टोर्स है वो अभी रिसेंटली एक्वायर किया है, जिसकी वजह से इनके सेल्स में जो है जंप देखने मिल रहा है। अब वेस्टलाइफ ने ऐसे कोई एक्विजिशन किया नहीं है, और अभी देवयानी ने अभी रिसेंटली एक्विजिशन किया है, तो इसलिए हमें दिख रहा होगा कि भाई देवयानी जो है सुपीरियर कंपनी है एज़ कम्पेयर टू वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड, क्योंकि देवयानी के जो सेल्स है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, देवयानी भी बहुत गंदे सेल्स एक्सपांड कर रहा है, मतलब कुछ 8% 9% के आसपास ही है। देवयानी भी सेम पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे देवयानी इंटरनेशनल का पी, तो ये कुछ अराउंड 322 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है इसके सेल्स के नंबर के हिसाब से, मतलब 10% सेल्स का ग्रोथ और पी आपका 22। अब आप बोलोगे कि भाई जोमेटो भी है जिसका पी बहुत ज़्यादा हाई है। भाई जोमेटो का पी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जोमेटो जो है अपने सेल्स बहुत फास्ट पेस पे इंक्रीज़ कर रहा है। जोमेटो कॉन्स्टेंटली एक्विजिशन कर रहा है, और ये जो QSR कंपनीज है कॉन्स्टेंटली एक्विजिशन नहीं कर सकती है, और ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लेवरेज है कि इन्हें इससे ज़्यादा लेवरेज लेना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इनका जो लेवरेज है वो भी कॉस्टली हो जाता है। और अगर ये पॉइंट पे अगर ये इक्विटी रेस करते हैं तो ये इन कंपनी के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स इक्विटी का और भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इक्विटी डाइल्यूट हो जाती है और शेयर होल्डर्स प्रेफर नहीं करेंगे। ऑलरेडी इन कंपनीज़ का EPS इतना कम है, अगर इक्विटी डाइल्यूट हो गया तो आप सोच लेना कि EPS और कितना कम हो जाएगा। तो ये जो सीन चल रहा है, ये जो जितने भी सारी QSR कंपनीज है उनके अंदर चल रहा है। अब आप आके जुबिलियंट फूडवर्क को देखोगे तो जुबिलियंट फूडवर्क के साथ भी सेम सीन चल रहा है। अब आप जुबिलियंट फूडवर्क को अगर ऊपर से देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई देख जुबिलियंट फूडवर्क तो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेल्स जो है 44.8% से इंक्रीज़ हुई है, एबिटा जो है 38.9% से इंक्रीज़ हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 110% से इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब यही कि कंपनी को जो है टोटल लेवरेज पे मिल रहा है अपने फंक्शनिंग के अंदर, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट का नंबर है वो इसके सेल्स के नंबर से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को लेवरेज मिल रहा है। इसका ये मतलब ये है कि कंपनी जो है ऑपरेशनली एफिशिएंट है, कंपनी अच्छे से अपने जो रेवेन्यूज़ है वो जनरेट कर पा रही है। हर एक यूनिट ऑफ कॉस्ट होता है उसके ऊपर कंपनी जो है अच्छे से रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। इसका मतलब ये है कि जुबिलियंट फूडवर्क जो है कंपैरेटिवली बाकी कंपनी से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। लेकिन एक बात देख लो कि जुबिलियंट फूडवर्क ने अभी रिसेंटली एक कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है DP यूरेशिया। अब DP यूरेशिया के पास इनके पास कुछ पहले 1 साल पहले कुछ 49% के आसपास स्टेक था, जिससे इन्होंने अभी 98.9% के आसपास ये लेकर चले गए, या 93-94% के आसपास इनका DP यूरेशिया में स्टेक है। अब
डीपी यूरेशिया जो कंपनीज़ है ये आपकी टर्की में है, और जो दूसरे अरबिक कंट्रीज़ है उसके अंदर डीपी यूरेशिया का बहुत बड़ा प्रेजेंस है। और वहाँ के जितने भी डोमिनोज़ के स्टोर्स है और दूसरे ब्रांड्स के जो स्टोर्स है, वो जितने भी स्टोर्स है वो सारे डीपी यूरेशिया के हैं। टर्की के भी सारे स्टोर्स डीपी यूरेशिया के अंडर ही आते हैं। तो ये जो ब्रांड है इन्होंने एक्वायर किया है, जिसके साथ साथ अब ये ब्रांड इन्होंने एक्वायर किया है डीपी यूरेशिया का, इसके साथ साथ इन्हें एक और ब्रांड मिल गया जिसका नाम है कॉफ़ी। और जुबिलियंट फूडवर्क जो है अपना खुद का भी ब्रांड लॉन्च कर रहा है, जैसे कि हॉन्ग्स किचन। अगर मैंने नहीं बताया हो तो जुबिलियंट फूडवर्क बेसिकली डोमिनोज़ की मास्टर फ्रेंचाइजी ओन करता है पूरे इंडिया के अंदर। जितने भी डोमिनोज़ के स्टोर है सारे जुबिलियंट फूडवर्क जो है वो ओन करता है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि भाई ये जो सेल्स का नंबर है ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। अगर रियल में इसकी सेल्स कितनी इंक्रीज़ हुई है तो आप डोमिनोज इंडिया की सेल्स देखोगे, जो कि इसका मैक्सिमम रेवेन्यूज कंस्टिट्यूट करता है, सिर्फ 8.2% से डोमिनोज इंडिया की सेल्स हुई है। मतलब जुबिलियंट फूडवर्क का जो रेवेन्यू है वो कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, कुछ ज़्यादा परसेंट से इंक्रीज़ नहीं हुआ है, सिर्फ 9.9% से इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमें देखने मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जुबिलियंट फूडवर्क का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा कम हो चुका है। मतलब बट एक और चीज़ आप हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि आप कभी भी कंपनी को एनालिसिस करते हो, किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हो, तो आपको देखना चाहिए कि वो पीयर टू पीयर क्या सीन चल रहा है। अब बेसिकली अगर आप जुबिलियंट फूडवर्क का पीयर टू पीयर सीन कंपेयर करोगे देवयानी फूडवर्क्स के साथ, देवयानी वेस्टलाइफ फूडवर्क के साथ या फिर देवयानी इंटरनेशनल के साथ, तो आप देखोगे कि भाई जुबिलियंट फूडवर्क के जो सेल्स है वो इनसे तो एक्सपांड हो ही रहे, क्योंकि देवयानी इंटरनेशनल की जो सेल्स है कुछ 8% 9% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, और उनका जो बेस है वो जुबिलियंट से और छोटा है। तो जुबिलियंट अगर ऊपर वाले बेस पे 10% पे इंक्रीज़ कर रहा है अपने सेल्स, तो ये जुबिलियंट के लिए पॉजिटिव बात है, क्योंकि वेस्टलाइफ जो है ये चीज़ नहीं कर पा रही है। तो ऐसे एनालिसिस करते हो पीयर टू पीयर एनालिसिस का। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जुबिलियंट के साथ प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो रिड्यूस हो चुका है कुछ 32% के आसपास। जुबिलियंट फूडवर्क का भी मेन यही फोकस है, वेस्टलाइफ का भी यही फोकस है कि इन्हें जो अपने नंबर ऑफ स्टोर्स है वो इंक्रीज़ करते जाने, एक्सपांड करते जाने। इसके साथ साथ मैंने अब देखा कि जितना डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ मतलब जुबिलियंट फूडवर्क है, वो ही सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि हमें अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ाना है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी करनी है। इसके लिए ये अलग अलग प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। इनका एक और प्रोजेक्ट है जिससे कॉस्ट एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं, और बेसिकली ये बोलते हैं कि लोग जो है दूसरे QSR स्टोर से उन्हें प्रेफर नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ये जुबिलियंट को प्रेफर कर रहे हैं, डोमिनोज़ के स्टोर्स को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि डोमिनोज़ में ये जो सर्विस दे रहे हैं अलग अलग टाइप की, ये लोग जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लोगों को ये जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा बेटर लग रही है। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो इनका जो सेल्स पर इनका जो पर स्टोर का सेल्स ग्रोथ होता है वो इतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो रहा है। एक और ट्रेंड मैंने ये QSR कंपनीज़ को एनालाइज करते टाइम नोटिस किया है कि भाई ये QSR जो कंपनीज़ है ये मैक्सिमम अभी डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इनका जो डाइन इन वाला जो सिस्टम था उसके जो सेल्स है वो धीरे धीरे सेल्स पर स्टोर अगर आप कंपेयर करोगे ग्रोथ का, तो ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है। इनफैक्ट नेगेटिव में भी ग्रोथ चले गया है। मतलब पिछली बार अगर 100 था तो इस बार 98 है या फिर उससे भी ज़्यादा कम है, या फिर फ्लैट पे रह रहा है। तो डाइन इन का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है, और डिलीवरी का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहा है। अगर आप जुबिलियंट फूडवर्क के रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे तो कुछ 70% जो रेवेन्यूज़ है इनके वो डिलीवरी से आते हैं। तो इसके वजह से ये जो ब्रेकअप है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने मिल रहा है विद इन डिलीवरी और आपका डाइनिंग। इसके साथ साथ अब आप बोलोगे कि भाई इनका डाइनिंग का एक्सपीरियंस तो है ही नहीं इतना अच्छा, तो जुबिलियंट फूडवर्क जो है अपने स्टोर्स क्यों कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रहा है, डोमिनोज के स्टोर्स क्यों इंक्रीज करना चाहता है? क्योंकि इन्हें चाहिए एक्सपांशन। ये कैसे करेंगे? स्टोर्स इंक्रीज करके। अगर स्टोर इंक्रीज होंगे तो लोगों को डोमिनोज के बारे में आइडिया लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें डोमिनोज के बारे में पूरा आइडिया नहीं है। बहुत सारे सिटीज़ है जहाँ डोमिनोज के स्टोर नहीं है तो आप ऑर्डर कैसे करोगे? तो इसलिए ये अलग अलग जगह अपने स्टोर सेट कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, ताकि इन्हें अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे आपके FMCG कंपनीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसी तरीके से आपके QSR चेंज के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, नंबर ऑफ स्टोर्स जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो बेसिकली ये जो कंपनी की सेल्स पे भी फ़ायदा मिलेगा, बट इनकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो इंक्रीज़ होते जाएगी जैसे जैसे एक्सपेंशन करेंगे। तो EPS में हमें थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने मिल सकता है, या EPS जो हमें फ्लैट देखने मिल सकता है। और अगर EPS फ्लैट है तो स्टॉक प्राइस भी फ्लैट ही रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। डोमिनोज़ के अभी कुछ टोटल 3000 स्टोर्स के आसपास है टोटल, मतलब डोमिनोज़ के ही नहीं, इसके जितने भी ब्रांड्स जैसे कि पोपॉइज, दूसरा है कॉफ़ी, और फिर इसके बाद अभी इन्होंने डीपी यूरेशिया के भी स्टोर्स एक्वायर किए। तो टोटल मिला के कुछ इनके 3000 स्टोर्स के आसपास है। अब इनका प्लान ये है कि अभी इन्हें जो ये 3000 स्टोर्स है, इन्हें ये स्टोर्स को 4000 स्टोर्स पे लेके जाना है, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करना है। अगर हम कॉन्कॉल एनालिसिस करें, देखें कि मैनेजमेंट जो है इस कंपनी का क्या बोल रहा है, तो मैनेजमेंट ने बोला है कि जो मैक्सिमम सेल्स है वो ड्राइव थ्रू, मतलब आपका जो मैकडोनल्ड्स वेस्टलाइफ के केस में ड्राइव थ्रू किससे जा रही है, और जो दूसरा होता है जुबिलियंट फूडवर्क में आप देखोगे तो मैक्सिमम जो सेल्स है वो डिलीवरी से जा रही है। वॉल्यूम वैल्यू ग्रोथ मैच नहीं हो रहा है, दोनों कंपनीज में ये कॉमन है। सेल्स पर स्टोर का जो ग्रोथ है
वो रिड्यूस होते जा रहा है। दोनों कंपनीज़ में ये भी चीज़ कॉमन है, डिलीवरी का ट्रेंड आ चुका है, लोग डिलीवरी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो इस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम दिख के आ रहा है कि सारी कंपनीज़ को कॉस्ट इनएफिशिएंसीज फेस करने मिल रही है एक्सेप्ट जुबिलियंट फूड वर्क, कि भाई इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज हो रहा है, मानता हूँ, लेकिन ये जो है अब वेस्ट लाइफ अगर आप देखोगे, जुबिलियंट देखोगे, देवयानी इंटरनेशनल देखोगे, तो ये जो कंपनीज़ है ये प्रमोशन भी करते जा रही है। तो प्रमोशन में जो है इनका एक्सपेंस जो है और ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है और ज़्यादा स्क्वीज होते जा रहे हैं। एक और रीज़न जो है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है हर साल अपने क्रेडिट रेटिंग्स इशू करती है। तो जो मैंने क्रिसिल के क्रेडिट रेटिंग में पढ़ा कि क्रिसिल बोलता है कि ये क्यूएसआर कंपनीज़ के अंदर जितने भी क्यूएसआर चेन्स है इन्हें एक इंटेंस कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूएसआर कंपनीज अब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा क्यूएसआर कंपनी जो है अपने अपने अलग अलग स्टोर्स बना रही है, जिसकी वजह से कैनिबलाइजेशन हो रहा है। अब कैनिबलाइजेशन इन द सेंस कि एक जगह पे मैकडोनल्ड्स भी है, डोमिनोज भी है, लोग क्या प्रेफर करेंगे कि जो बेटर प्राइस दे रहा है, जो बेटर सर्विस दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर एक ही जगह पे दोनों साथ में आ जाते हैं तो लोगों का जो चॉइसेस है वो स्प्लिट होते जाता है। इंस्टेड कि अगर आपका एक ही स्टोर पे, एक ही जगह पे मैकडोनल्ड्स का स्टोर है, तो आपका जो चॉइस है वो स्प्लिट नहीं होगा, आप जाके उसी स्टोर में चल जाओगे। तो ये कैनिबलाइजेशन का भी सीन है जो कंपनीज अपने कॉन कॉल के अंदर हाईलाइट कर रही है। फिर इसके अलावा इनके जो मार्जिन है वो कांस्टेंट रहेंगे, मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है मार्जिन के अंदर, मार्जिन जो है वो स्टेबल रह रहे हैं, फ्लैट रह रहे हैं। ये जो सीन है वो कॉस्ट एफिशिएंसीज का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का बेसिकली क्यूएसआर के अंदर सबसे बड़ा सीन है। बट एक और चीज़ है कि ये अपने ऐप पे भी फोकस कर रहे हैं, डोमिनोज जो है अपने ऐप से भी सेल्स कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और डोमिनोज के जो यूजर्स है कुछ 17 to 20% के आसपास से इंक्रीज़ हुए, तो जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर मैं सारी क्यूएसआर कंपनीज़ को कंपेयर करूँ, आपका वेस्टलाइफ फूडवर्क हो गया, फिर उसके बाद आपकी देवयानी इंटरनेशनल आ गई जो कि केएफसी, पिज़्ज़ा हट वगैरह जो ओन करती है, फिर उसके बाद आपका सफ़ायर फूड्स हो गया। सफ़ायर फूड्स के अंदर भी सेम है, सेल्स पर स्टोर का जो ग्रोथ है वो रिड्यूस होते जा रहा है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक्विजिशन किया है तो नंबर्स हम कंपेयर नहीं कर सकते। बारबेक्यू नेशन के साथ भी सेम दिक्कत चल रहा है। तो ये जो ओवरऑल सीन है आपको क्यूएसआर के अंदर देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो क्यूएसआर स्टॉक्स के अंदर जो प्राइस है इनके वो फ्लैट हो चुके हैं, ना कि इंक्रीज़ हो रहा है ना कि डिक्रीज़ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी आप जुबिलियंट के इसमें भी देखोगे तो इसका प्राइस वो सिर्फ जुबिलियंट जो है वो रिटर्न दे रहा है, स्टॉक प्राइस जुबिलियंट का जो है वो रिटर्न दे रहा है, क्योंकि जुबिलियंट जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपांड कर रहा है। इन्होंने अभी डीपी यूरेशिया को भी एक्वायर किया है, जिससे इनकी जो कंसोलिडेटेड सेल्स है वो ऊपर चली गई है, ईपीएस इंक्रीज़ हो चुका है। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप क्या बार बार इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर पाओगे, इनऑर्गेनिक तरीके से सेल्स ग्रोथ कर पाओगे? तो आपको ये सब जो चीज़ें हैं, जो नॉन रिकरिंग आइटम्स होते हैं, वो बिजनेस के एनालिसिस के टाइम पे नहीं कंसिडर करनी चाहिए। अगर कोई बिजनेस है कि वो बार बार नॉन रिकरिंग आइटम्स दे रहा है तब आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ऐसे ये सब चीज़ें आप इतना कंसिडर नहीं कर सकते। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं जुबिलियंट का सिर्फ 10% का सेल्स ग्रोथ का ही नंबर पकड़ता, ना कि 44% का, और वही सही केस है अगर आपको कंपनी टू कंपनी पी टू पी एनालिसिस करना है तो क्यूएसआर के अंदर ये दिक्कत चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू लग रहा है मुझे। स्टॉक प्राइसेस जो है वो वही स्टेगनेंट रहेंगे, जब तक कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी तब तक कंपनीज़ के जो स्टॉक प्राइसेस है वो भी हिलेंगे नहीं। अगर आप चेक करोगे सफ़ायर फूड्स के साथ भी, तो सफ़ायर फूड्स के साथ भी सेम सीन चल रहा है, स्टॉक प्राइस जो है बेसिकली स्टेगनेंट है, एक रेंज में ही घूम रहा है। तो ये जो चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप सोच रहे हो कि भाई क्यूएसआर चेन में कब एंटर करना चाहिए, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, तो मैनेजमेंट बोल चुका है कि H2 के बाद से, मतलब जब से फेस्टिव सीजन होगा तब से हमारे जो सेल्स है उसके अंदर ग्रोथ देखने मिलेगा, ईपीएस के अंदर भी ग्रोथ देखने मिल रहा है। ये प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सीन है ऐसा किसी ने कुछ बताया नहीं है, क्योंकि ये जो है वही अभी इनके जो एबिटा मार्जिन वगैरह चल रहे हैं वही मेंटेन करके चलेंगे, और कोई ऐसे स्पेसिफिक गाइडेंस किसी भी मैनेजमेंट ने दी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी को लेके इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, एक्सेप्ट जुबिलियंट फूडवर्क जो कि प्रॉफिटेबिलिटी पे गाइडेंस दे रहा है, एबिटा मार्जिन पे गाइडेंस दे रहा है, लेकिन वेस्टलाइफ पे मुझे मिला नहीं। इसके साथ साथ जुबिलियंट फूडवर्क जो है वो अपना कॉस्ट एफिशिएंसीज पे भी इन्होंने कोई एक नई प्लान स्टार्ट किया, जिसकी वजह से कॉस्ट एफिशिएंसीज पे भी फोकस कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके वजह से जो है जुबिलियंट फूडवर्क जो है वो बाकी आप कंपनीज से कंपेयर करोगे, जुबिलियंट फूडवर्क बेटर बेस होते हुए भी, हायर बेस होते हुए भी कंपेयर टू अदर कंपनीज बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर क्यूएसआर में एक कंपनी सेलेक्ट करनी होती तो मैं जुबिलियंट फूडवर्क सेलेक्ट करता, लेकिन अगर क्या मैं क्यूएसआर स्पेस सेलेक्ट करता, नहीं, क्योंकि क्यूएसआर स्पेस के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तक रिकवरी के शूट्स आए नहीं है, सेल्स अभी तक कांस्टेंट है, ना कुछ चेंज हो रहा है, ईपीएस ना चेंज हो रहा है, स्टॉक प्राइसेस अभी तक वही रेंज में घूमते रहेंगे। तो मैं होता तो एक प्रॉब्लमेटिक सेगमेंट के अंदर, सेक्टर के अंदर नहीं एंटर करता, मैं कोई दूसरा सेक्टर प्रेफर करता कि जो कि एक्चुअली जिसके अंदर ग्रीन शूट्स दिख चुके हैं, क्योंकि आप बिजनेस नहीं चला रहे हो, आप बिजनेस के बाहर बैठे हो, बिजनेस जो है मैनेजमेंट चलाता है, और आप उनकी पूरी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए आपको कंटिन्यूसली पी टू पी एनालिसिस करते रहना चाहिए, कॉन्स्टेंटली इस सेगमेंट की दूसरे कंपनीज को भी ट्रैक करते रहना चाहिए, कि आपको आइडिया आते जाता है कि भाई ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सच बोल रहा है क्या। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई देखो हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन दूसरी कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमें ये सब प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो ही नहीं रही है, हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो आप बोल सकते हो कि कंपनी बी जो है वो सुपीरियर कंपनी है, जो कि हम क्यूएसआर के अंदर जुबिलियंट फूडवर्क को एक सुपीरियर कंपनी बता सकते हैं।
बट अब वेस्ट लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्या है? वेस्ट लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्या है अगर आप पूछोगे मुझे, तो वेस्ट लाइफ के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की है और लैक ऑफ सेल्स ग्रोथ की है, जो कि आपको जुबिलियंट दिखा रहा है। और मैं सिर्फ नंबर्स पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं सिर्फ गाइडेंस पे ट्रस्ट करता हूँ। मेरी कोई ऐसे फ्यूचर थियरी नहीं होती है कि आगे ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता है। एक ही चीज़ पे भरोसा कर सकते हो, वो है फैक्ट्स। एक होता है नंबर्स, दूसरा होता है गाइडेंस। तो दैट्स इट। बस क्यूएसआर स्पेस में इतना ही था कि हर कंपनी के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, हर एक कंपनी को आप ट्रैक कर लो, नेगेटिव सेल्स ग्रोथ हो रही है, ईपीएस रिड्यूस होते जा रहा है, कोई एक्विजिशन कर रहा है, कोई इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से अपनी सेल्स इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से आप देखो तो इनके प्रमोशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जब इसके अंदर ग्रीन शूट्स आने लगेंगे, कंपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर मूव होते जाएगी, तब हम कंसिडर कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं क्यूएसआर सेक्टर जो है वो एक स्किप के कैटेगरी में ही रखूँगा। बस ये वीडियो में इतना ही था। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और बाकी बस ये वीडियो को मैंने थोड़ा लॉन्ग रखा है क्योंकि मेरा बेसिकली एम ये था कि आपको क्यूएसआर कंपनी जो है कैसे एनालाइज करते हैं उसका एक बार आइडिया लग जाए। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था।